हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। इससे पहले हमने कुछ जैसे कि G20, आसियान ग्रुप और एससीओ के ऊपर भी डिस्कशन किया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स न्यूज में क्यों था। तो ब्रिक्स की अभी 14th समिट हुई थी जो कि चाइना ने होस्ट की थी, वर्चुअल मोड पे की थी। और इस 14th ब्रिक्स समिट की थीम रही थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अगर हिंदी में बात करूं तो उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में प्रवेश करना 14th ब्रिक्स समिट की थीम रही थी। क्योंकि ये 14th ब्रिक्स समिट चाइना में हुई थी तो यहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन भी आया है जिसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर टेररिज्म को हर उसके रूप में, चाहे टेररिस्ट बॉर्डर एरियाज को क्रॉस कर रहे हो या फिर टेररिस्ट को फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, उन नेटवर्क को हमें ध्वस्त करना है, हर रूप में आतंकवाद को समाप्त करना है। एक तो ये इनका मेजर फोकस्ड एरिया रहा था। दूसरा इनका ये था कि ये चाहते हैं कि क्योंकि ये जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो जून में हुई थी, तो उस टाइम पे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो ये चाहते थे कि ये दोनों आपस में बात करें, तो दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। और ये यूनाइटेड नेशन को भी सपोर्ट कर रहे थे और ICRS को भी सपोर्ट कर रहे थे, जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, कि एफर्ट कर रहे थे दोनों यूनाइटेड नेशन और ICRS एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराने की, मानवीय सहायता देने के लिए यूक्रेन को। उनके जो युद्ध हुआ था उसमें यूक्रेन को बहुत हानि हुई थी, तो उसमें मानवीय सहायता देने के लिए तो ये जो ग्रुपिंग थी तैयार थी सपोर्ट करने के लिए। ये मेजर फोकस्ड एरिया रहे थे बीजिंग डिक्लेरेशन की। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स एक एक्रोनियम है जो कि 5 मेजर जो वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन पांचों जो कंट्रीज हैं इनका एक्रोनियम ब्रिक्स रेडी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने ब्रिक जो शब्द है, ये जो टर्म है, इसको कॉइन किया था। तब उस समय 4 ये इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उस समय साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। 2006 में इसको फॉर्मलाइज्ड करा गया ग्रुपिंग को, तभी भी इसमें 4 ही थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2001 में एक शब्द, ये जो टर्म है ब्रिक, इसको कॉइन किया गया था, लेकिन ये जो ग्रुपिंग है इसको 2006 में फॉर्म किया गया था। जब इसमें 2010 में जब साउथ अफ्रीका भी इंक्लूड हो गया था तो इस ब्रिक का नाम चेंज होके ब्रिक्स हो गया था। और ब्रिक्स जो एक्रोनियम है वो 5 मेजर इकोनॉमीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के लिए है। अगर ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज की है, 24% ग्लोबल GDP और 16% ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स कंट्रीज का है। क्योंकि पॉपुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एंड चाइना की बहुत ज्यादा है, तो 41% इसका ग्लोबल पॉपुलेशन है और 24% ग्लोबल GDP को समाहित किए हुए है और 16% ग्लोबल ट्रेड को। अब बात कर लेते हैं इसकी चेयरमैनशिप की। तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेट होती रहती है इस ब्रिक एक्रोनियम के अकॉर्डिंगली। जैसे बी यानी कि ब्राजील करेगा, ब्राजील के बाद रशिया, रशिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद चाइना और चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। जैसे चाइना से पहले जो 2021 में किया था वो ब्रिक की जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के पास थी। जो 13th ब्रिक्स समिट हुई थी वो इंडिया ने की थी, तो इंडिया के बाद चाइना ने 2022 वाली की है। 2023 वाली जो समिट होगी ब्रिक की, 15th वाली जो होगी, उसकी चेयरमैनशिप जाएगी साउथ अफ्रीका के पास।
अब बात करते हैं कि ब्रिक्स के क्या क्या इनिशिएटिव थे। जब ब्रिक्स की 6th समिट थी जो कि ब्राजील में थी 2014 में, तब एक एग्रीमेंट साइन किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टेब्लिश करने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का ही इनिशिएटिव था। अब आपने सुना होगा जब युद्ध चल रहा था यूक्रेन और रशिया का, तो वहां पर रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकालने की बहुत मांग चल रही थी। तो उस समय ब्रिक्स जो कंट्रीज थी वो ट्राई कर रही थी एक नया पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बोल रहे हैं। वो रिप्लेस कर रहा था स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को। ये जो स्विफ्ट की फुल फॉर्म है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है बैंक्स के लिए। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन किया जाता है मनी का, तो एक बैंक को दूसरे बैंक से कम्युनिकेट करना होता है। तो उसके लिए ये एक नेटवर्क दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जब बैंक एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं तो उससे जो मनी का जो ट्रांजैक्शन है वो क्विक और फॉल्टलेस हो जाता है। तो उसके लिए एक नेटवर्क है और ये 1977 में बनाया गया था। जिस टाइम बनाया था उस टाइम इसमें अराउंड 200 बैंक्स थी और धीरे धीरे जुड़कर अब करंटली इसमें अराउंड 11,000 बैंक्स का नेटवर्क बना हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहां पर है। तो ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तो इस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को बाहर निकालने की मांग चल रही थी। तो उसी को लेकर ब्रिक्स ने एक नया पेमेंट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिसे ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बोल रहे थे। अब जैसे कि हर रोज हम लास्ट में एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो आज के एमसीक्यू का वक्त आ गया है। एमसीक्यू ये है कि विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2022। ऑप्शन नंबर 1 इंडिया, 2 रशिया, 3 चाइना एंड डी साउथ अफ्रीका। और इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग में। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये चाइना में हुआ है और चाइना ने ही वर्चुअली मोड पर ब्रिक्स की जो 14th समिट रही है उसको होस्ट किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मुलाकात होगी एक नए ऐसे टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।